ताहिर साहब इस बिरादरी के बहुत बड़े पर्सनालिटी थे और जब संविधान बना था, संविधान बनाने में जो है उनका भी योगदान था, क्योंकि उस संविधान समिति के वो एक मेंबर थे। इस इलाके का कोई भी नेता, वो जिला परिषद का मुखिया से लेकर के एमपी तक है, हमको लगता है 1 पैसा नहीं दिया है कुल्हैया फंड। आपको क्या लगता है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करते हैं हमारे रीजन में, वो कहीं ना कहीं आपके इस आरक्षण को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? लोग आवाज उठाता है कि इसमें बहुत गबन हुआ है। पूरा कुल्हैया बिरादरी के आरक्षण में 42,000 खर्चा हुआ है, उसमें 22-23 हज़ार अररिया रैली में खर्चा हुआ था। वो भी रैली जो है 12-14 हज़ार घाटे पर चला था। हम गांव आकर के अपना बांस बेच करके तो वो पूर्ति किए। लोग ये कह रहे थे कि बहुत आपके बारे में कह रहे थे, थोड़ा क्रिटिक्स ले लीजिए आप, सेल्फ सेंटर्ड हैं, चीज़ों को अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात? पप्पू अजीम साहब मिल गए हमें, चेयरमैन साहब जो हैं अररिया के, तो कहे कि ज़ियाउल कमर भाई से आप पूछिएगा कि मेरे अब्बा का भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी काफ़ी कोऑर्डिनेशन किया है। पीडीसीडी का एग्जाम हुआ तो अभी हम बताए कि 535 पर कट ऑफ मार्क्स जनरल का था, 445 पर आरक्षण में हुआ। अच्छा, नसीम साहब के बेटे का जुडिशरी में हुआ था, लोग फैंसी डील, कॉरेक्स या तरह तरह का ड्रग्स और दूसरे तरह के वेरिएंट हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बच्चे, तो ये कुल्हैया बिरादरी भी उससे अछूता नहीं रहा है। तो इसके लिए आप लोग कोई कदम आपसे फिर आगे मिलने के लिए ज़ियाउल कमर साहब है, तो पिछले बार आपसे इंटरव्यू हमने किया था तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी तो आपने ये बोला था कि आप कुछ अब इसको अपग्रेड कर रहे हैं, केडीओ को आगे लेके जा रहे हैं, शायद आपने मुस्लिम हॉस्टल्स या कुछ इस तरह का कंसेप्ट लाने की बात की थी, कहाँ हैं अभी? हाँ, उसके लिए हम लोग अभी पूर्णिया में एक प्रोग्राम किए थे, वहाँ भी लोगों से एड्रेस करके कहे थे कि भाई आरक्षण तब हम लोगों को मिल गया, अब ये उपाय करना है कि कैसे हमारे बिरादरी के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके लिए एक हॉस्टल बनाना है, जिसको कुल्हैया भवन कर करके नाम रखा जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक का कुछ कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर किया जाएगा। केस मुकदमा जो समाज में बहुत ज़्यादा होता है उसको भी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। इस पर पहल हो रहा है। अभी एक और प्रोग्राम हम 9 नवंबर 2024 को अभी बड़ा ईदगाह मदरसे में करने जा रहे हैं। उसमें भी यही पर्पस है कि आरक्षण हमको मिल गया, आगे कैसे चलना है कि इस आरक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ उठा सकें। ताहिर साहब के बारे में काफ़ी सुना है, कुल्हैया बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, तो आज़ादी के टाइम पे वो मिनिस्टर भी बनाए जाते थे क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, ताहिर साहब की पर्सनालिटी पे आप लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ताहिर साहब इस बिरादरी के बहुत बड़े पर्सनालिटी थे और जब संविधान बना था, संविधान बनाने में जो है उनका भी योगदान था, क्योंकि उस संविधान समिति के वो एक मेंबर थे और एमपी भी रह चुके थे और 2 बार एमएलए भी रह चुके थे। और सबसे बड़ा खूबी उसमें था कि उन्होंने जो है एक लिटरेरी एक एडवोकेट थे, लिटरेरी पर्सन थे और उन्होंने पूर्णिया कॉलेज, जलालगढ़ कस्बा हाई स्कूल और गढ़बनेली हाई स्कूल, झवाड़ी हाई स्कूल, बाड़ा ईदगाह, इस सब में बहुत योगदान किए थे। वो अपने क्षेत्र में कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम आगे बढ़े और उन्हीं का देन है कि आज पूर्णिया जो है हम लोग अररिया किशनगंज से तालीम के मामले में ज़्यादा है। तो हम ये कह रहे थे कि भाई, जब आपसे सवाल पहले भी किए थे कि आप इनिशिएटिव्स की तो बहुत, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गया, ज़मीन पे प्रैक्टिकली कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ पीछे हट रहे हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है? पीछे हटने का मेन कारण यह है कि हम खास करके पटना में रह रहे हैं। जब छुट्टी आते हैं और कुछ काम करते हैं, कोई भी काम करने के लिए लोकल जब तक लोग मोबिलाइज नहीं हो तब तक काम आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके लिए हम पूर्णिया में भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं, अररिया में भी बनाए हुए हैं। इन लोगों को चाहिए, खास के जो रिटायर लोग हमारे यहाँ के हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी आगे आना चाहिए कि ये एक फ़ायदे का चीज़ है, कौम इससे आगे बढ़ेगा। हमारा बच्चा नहीं, किसी और का ही बच्चा आगे बढ़ेगा तो पूरे कम्युनिटी का धरोहर होता है। उसको आगे बढ़ाने का जिस दिन लोगों में सोच आ जाएगा, जज्बा आ जाएगा, इंशाल्लाह ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। हो क्यों रहा है? कुछ लोग ये कह रहे थे कि बहुत आपके बारे में कह रहे थे, थोड़ा क्रिटिक्स ले लीजिए आप, सेल्फ सेंटर्ड हैं, चीज़ों को अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि भाई लोग अपने हाथ में लें। अब हम यहाँ से जाते हैं, 3 महीना पटना में रहते हैं, 3 महीना में आप लोग पत्रकार हैं, देखते हैं एक भी मीटिंग नहीं हो रहा है।
ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा बैग है जिसको हम कस करके एटम बम को लेके चले जा रहे हैं और उस बैग को खोले हुए नहीं है। पूर्णिया में कुछ लोग एक्टिव है तो देख रहे हैं कि बीच बीच में भी मीटिंग करता है, कुछ लोग वो कभी ब्लड डोनेशन कर रहा है, कभी कुछ और भी गतिविधि कर रहा है। तो ज़्यादातर यही है कि लोग जो है गलत ये सोच रहा है कि हम जो है अपने इर्द गिर्द, हम तो चाहते हैं कि अब नए जनरेशन आए, इसको संभाले। अब हम लोगों का उम्र हो गया, फिर हम लोग एक प्रोफेशन में है, टाइम कम बचता है, इसके लिए किताब लिखने का भी हम जो है बहुत सा मटेरियल अवेलेबल करा दिए थे। सारा इतिहास से लेकर के आरक्षण का तमाम आंदोलन का अभी एक लिखने वाला हम लोगों को नहीं मिल रहा है साल डेढ़ साल से, जबकि बिरादरी में हमेशा कोई न कोई किताब लिखते रहता है, रात दिन हम लोग देखते रहते हैं। तो कमी तो सब में थोड़ा बहुत है। आप कैसे देखते हैं इसको, क्यों नहीं लिख रहा, क्या रीज़न है? हम यही देख रहे हैं कि इससे उनको लग रहा है कि ये किताब लिखने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है। हालांकि जो कोई अब तक बिरादरी पर किताब लिखा है बहुत फेमस हुआ है। जाबिर साहब इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा, वो बेचारे अल्पसंख्यक आयोग से विधान परिषद के अध्यक्ष हो गए। बिहार की पिछड़ी आबादियाँ नाम से एक किताब लिखे थे और कुल्हैया बिरादरी के टॉपिक्स में जो मटेरियल हम लोगों के पास था, इसी पर उन्होंने एक टॉपिक लिखा था, तो वो उसके पूरे बिहार में फेमस हुआ उनका किताब। अच्छे, लास्ट टाइम अभी हम पप्पू यादव का इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने उनको बोला था कि आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, रिकॉल करवा दीजिए एक्चुअल में क्या हुआ था पप्पू यादव के साथ, कैसे कोऑर्डिनेट किया था आप लोगों ने? पप्पू यादव से असल हुआ था कि जब वो इंडिपेंडेंट जीत के 1991 में गए थे पटना, उस वक्त उनकी असेंबली में कि असेंबली में था, पूरे बिहार में उनकी एक गिनती थी। तो हम लोगों के यहाँ के कुछ लड़कों को जो है मकान मालिक मारपीट किया था, तो उसी सिलसिले में गए थे। तो उन्होंने बहुत ही इसको पॉजिटिवली लिए और हम लोगों को हेल्प किए, अपने से आकर के सारा मामले को हैंडल किए और बोला कि भाई हमारे यहाँ के बच्चों को कोई तंग नहीं करे। उसके बाद से लगातार उनसे एक संबंध बना रहा और जब आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़े, उस वक्त जो है उनसे एक राबता किए कि भाई आप भी इसमें मदद कीजिए विधानसभा में उठाने के लिए, क्योंकि आरक्षण की लड़ाई जब लड़ना था तो विधानसभा में इनको आवाज़ उठाना था और हमको कोई आदमी नहीं मिल रहा था विधानसभा में इस बारे में आवाज़ उठाने के लिए। तो हम उनके पास गए तो वो तुरंत 1 मिनट में तैयार हो गए, बोले कि कैसे उठाना है हमको लिख दो, हम वहाँ पर उठा देंगे। और उनको हम मटेरियल लिख दिए कि ऐसे ऐसे कर करके आपको बोलना है, और वो विधानसभा में जाके कुर्सी उठा के पूरा घुमा के कह दिया कि हमारे सीमांचल एरिया में कुल्हैया आबादी है जिसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो विधेयक पारित नाम से वो पेपर में भी आया, जिसका कटिंग आज भी हमारे पास है। अच्छे, अजीम बाबू के बारे में भी कुछ बताइए। पप्पू अजीम साहब मिल गए हमें, चेयरमैन साहब जो अररिया के, तो कहे कि ज़ियाउल कमर भाई से आप पूछिएगा कि मेरे अब्बा का भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी काफ़ी कोऑर्डिनेशन किया है, क्या हुआ था? उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, यहाँ तक कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। उस वक्त हम लोगों के लॉज में, उस वक्त हम लोग स्टूडेंट थे, लॉज में वो आए थे। उनके साथ उनके पीए रजी साहब थे, रजी साहब भी हमारे पास आए थे। गार्जियन की तरह वो भी इसमें मदद किए हैं और उस आदमी में कभी शेखरा कुल्हैया का भेदभाव नहीं था। अच्छा, ये बताइए, कहीं मैं बात कर रहा था क्योंकि आपसे इंटरव्यू लेके गया था, मैंने कहा कि भाई कुल्हैया आरक्षण का तो बहुत फ़ायदा है, ज़ियाउल कमर साहब या उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी ये लोग स्टूडेंट थे, अपने जेब खर्चे से यहाँ आंदोलन चला के, तो क्योंकि लोग बहुत वेग होते हैं, अजीब तरह की बात करते हैं, तो कहा कि क्या फ़ायदा हुआ। आप हमारे दर्शकों को कुछ डिटेल्स बताइए रिसेंट एग्जाम में कि किस किस तरह के 1-2 एग्जाम्पल अगर दे पाएँ, फ़ायदा हुआ स्टूडेंट को, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हुआ। फ़ायदा तो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो हम लोगों को तो यही लग रहा है कि भाई अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ तो अभी हम बताए कि 535 पर कट ऑफ मार्क्स जनरल का था, 445 पर आरक्षण में हुआ। अच्छा, नसीम साहब के बेटे का जुडिशरी में हुआ था लास्ट ईयर सिलेक्शन, कुछ उसका डिटेल है आपको पता? हाँ, सबका उसका नंबर कितना है वो भी हमको पता है, 472 नंबर है उनका। अच्छा, और जनरल सिलेक्शन कितना में हुआ था? 535 पर हुआ है। तो अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो सिलेक्शन नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि हमारे लोगों को ये पता भी चलना चाहिए कि ज़ियाउल कमर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है, वो तो साफ दिख रहा है।
और बाकी ये टीचर में 20-20, 25-25 नंबर का अंतराल पर हुआ है। ये हमारा भतीजा है सामने, इन्होंने जो है भरा नहीं, इनका 54-55 आगे भी नहीं हुआ, लोग 37-38 में टीचर है आज। तो ये तो डायरेक्टली रिजर्वेशन का फायदा दिख रहा है। हाँ, फायदा है। उर्दू प्लस रिजर्वेशन में तो 38-39 पर हुआ है। तो आपको ऐसा अब नहीं है लगता? क्या कि कुछ आदमी ऐसा है कि अब उनको लग रहा है कि ये आरक्षण की लड़ाई कुछ ऐसे लोग लड़ा कि जिनका श्रेय हम लोगों को नहीं जा सकता है। कई लोग ऐसे भी हमको मिले जिनका खुद हम देखे हैं कि आरक्षण पर हुआ, मगर हम ही को कहता है कि हमको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। अब तो हम डॉक्यूमेंट रखते हैं, अगर वैसा कोई आदमी है तो हम उनको डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ कर देंगे। नहीं, ये होना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करते हैं हमारे रीजन में, वो कहीं ना कहीं आपके इस आरक्षण को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? वो भी एक सूरत हो सकती है, मगर ये है कि हम तो कभी पॉलिटिक्स में आने के इरादा भी नहीं किए हैं, इसलिए उनको अगर इस तरह का सोच है तो गलत सोच है। वो लोग दिल खोल मतलब दिल से ये बात निकाल ले कि हम उनके लिए कभी अपोनेंट हो सकते हैं। और जो इनके लिए जो हमारे इलाके के पॉलिटिशियन में हैं, जैसे तस्लीम साहब के दोनों साहबजादे हैं, हम लोग उनके साथ हैं, हमेशा साथ दिए हैं। जहाँ तक है क्या कि आरक्षण के विरोधी हम लोग भी उन लोगों को नहीं कह सकते थे, जब बुलाए तो आए वो लोग। तो अगर मैं आरक्षण को डिफाइन करूं तो मुझे ये लगता है कि ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स का आंदोलन था। हाँ, शुरुआत में तो एकदम स्टूडेंट का आंदोलन था, स्टूडेंट ही इनको किया। अब आके हम ही लोग स्टूडेंट से टर्नअप हो के इधर आ गए हैं, तो फिर हम ही लोग चला रहे हैं। अब क्या करने का इरादा है? केडीओ कहाँ जाने वाली है? और एक चीज़ और बता दें कि बहुत लोग इसको फंड के नाम से भी कुछ लोग आवाज़ उठाता है कि इसमें बहुत गबन हुआ है। पूरा कुल्हैया बिरादरी के आरक्षण में 40,000 खर्चा हुआ है, उसमें 22-23 हज़ार अररिया रैली में खर्चा हुआ था। वो भी रैली जो है 12-14 हज़ार घाटे पर चला था। हम गांव आकर के अपना बांस बेच करके तो वो पूर्ति किए थे। अगर कोई बोलता है तो वो खाली अपने दिल में देखे कि हम केडीओ को कई रुपया दिए हैं, इतने देख ले। वो किसी भी इस इलाके का कोई भी नेता, वो जिला परिषद का मुखिया से लेकर के MP तक है, हमको लगता है 1-5 पैसा नहीं दिया है कुल्हैया फंड में। इलेक्शन में आ रहे हैं विधानसभा के, आप इरादा है? ना, हम तो पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं किए हैं। एक बार हमको मौका भी मिला था जब लालू से बहुत करीब भी थे हम, और तस्लीम साहब उस ज़माने में राजद में थे भी नहीं, समाजवादी पार्टी में थे। तो एक कैंडिडेट को लेकर के जब हम उनके पास गए, लालू के पास, तो लालू जी जो है हमको बोले कि तुम क्यों नहीं अप्लाई किए। तो हम कहे हमको मदर टेरेसा बनना है। तो वो पीठ थपथपाएगी, ठीक है बाबू, ऐसा कम ही लोग सोचता है। और हम उसका वादा आज तक निभा रहे हैं कि ठीक है वो लालू अभी जिंदा है, मर भी इंतकाल भी कर जाएंगे, मगर वो वादा को हम जरूर अपने ज़िंदगी तक निभाते रहेंगे कि पॉलिटिक्स में हम नहीं आएंगे। बाड़ा ईदगाह में जो प्रोग्राम है उसके लिए दर्शकों के लिए अपील कर दीजिए दर्शकों को आप। बाड़ा ईदगाह का प्रोग्राम खास करके अभी जो कर रहे हैं, हमारे फाउंडर मेंबर एक शाहिद साहब थे, उसको उस वक्त हम लोग अध्यक्ष बनाए थे। वो DDC झारखंड से रिटायर किए हैं, उनको सम्मानित करना है। ताहिर साहब जो बिरादरी के बहुत इम्पोर्टेंट आदमी थे, उनकी बरसी है, उनको सम्मान करना है। एक फौजान साहब हैं जो बिरादरी के लिए कई किताब लिखे हैं, बहुत कबीरुद्दीन फौजान साहब। हाँ, उनका हम लोगों ने स्टोरी किया था। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए रखते हैं। वो इंतकाल कर गए हैं, उनके किसी परिवार को बुला करके उनको ताज़ियत देना है। और 3 आदमी अभी हमारे बिरादरी के लेक्चरर हुआ है UGC से, और तीनों खुदा के फजल से EBC कोटा में हुआ है, वो तीनों को भी सम्मानित करना है। और हम लोग आगे चाहते हैं कि इस मंच से जितने भी बिरादरी में जो अच्छे पोजीशन पर आएंगे सबको सम्मानित करेंगे, और आने वाले नस्ल को भी प्रोत्साहित करेंगे कि भी आप भी मेहनत कीजिए, आगे आइए, आप भी उस लायक बनिए ताकि हम लोग केडीओ वाले उनको सम्मानित कराएं। इसी पर्पज़ से वो प्रोग्राम किया गया है, इसीलिए उनका नाम तालीमी बेदारी रखे हैं कि इलाके में लोगों को कहा जाए। एक ज़माने में एक था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा था कि घास की पत्ती क्यों नहीं चबानी पड़े, अपने लिए एक एटम बम बनाएंगे। तो हम भी वही फार्मूला पढ़ाएं कि घास की पत्ती हमारे बिरादरी के लोगों को क्यों नहीं चबानी पड़े, मगर अपने बच्चों को वो पढ़ाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो समाज में बुराई है, मैं हालांकि
हमेशा देखता हूँ और चीज़ें ऑब्जर्व भी करता हूँ, ड्रग एडिक्शंस, लोग फैंसी डील, कॉरेक्स या तरह तरह का ड्रग्स और दूसरे तरह के वेरिएंट हैं इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो ये कुल्हैया बिरादरी भी उससे अछूता नहीं रहा है। इसके लिए आप लोग कोई कदम उठा रहे हैं हम क्या? लोग, हमारी बिरादरी अछूता क्या है, बढ़ चढ़ करके और बिरादरी के बनिस्बत ज़्यादा ही इन्वॉल्व है। इस पर भी हम लोग कई बार ये किए हैं कि भाई गांव लेवल पर जो है एक जागरण समिति बनाया जाए, ऐसे लोगों को समझाया जाए। दो ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स के एक जो है मोबाइल का भी नए नस्ल इतना ये हो गया है कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के मोबाइल के ही पीछे लगा रहता है। दूसरा, अच्छे अच्छे फैमिली का आदमी जो है ये कोरेक्स ये वो 10 तरह का इसमें फंसा हुआ है, जिससे घर भी बर्बाद हो रहा है, उनका कैरियर भी बर्बाद हो रहा है। तो हम तो केडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे जितने नौजवान बिरादरी के हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, या दूसरे बिरादरी के भी जो भी लोग हैं, क्योंकि ये कौम बर्बाद हो रहा है, आप लोग आगे आइए, उन लोगों को समझाइए, बुझाइए। नहीं मानता है तो पुलिस को कह करके ऐसे लोगों को अरेस्ट कराइए। 2-3 लोग अरेस्ट गांव का होगा, बाकी आदमी ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। चलिए, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।